नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों के आपसी संबंधों के आधार पर आधुनिक राज्यों में 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। संसदात्मक शासन, जिसका श्रेष्ठतम उदाहरण इंग्लैंड है, अध्यक्षात्मक शासन, जिसका श्रेष्ठतम उदाहरण अमेरिका है, और अधिनायक तंत्र, जो आज चीन में प्रचलित है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध जिस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार से यह तय होगा कि किसी देश में संसदात्मक शासन है या अध्यक्षात्मक शासन है या अधिनायक तंत्र है। इस वीडियो में हम संसदात्मक शासन को समझने का प्रयास करते हैं। मैं फिर से आपको यह ध्यान दिला दूं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों का निर्धारण ही इस बात को तय करता है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन है अथवा नहीं। हम इस चित्र के माध्यम से संसदात्मक शासन को समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जैसा कि आप जानते ही हैं कि संसदात्मक शासन का जो मातृ देश है वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में ही कई सौ सालों के विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान का संसदात्मक शासन अस्तित्व में आया था। व्यवस्थापिका, जिसे कि इंग्लैंड में संसद कहा जाता है, उसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक स्थायी सदन है जिसके चुनाव नहीं होते। हाउस ऑफ कॉमन्स एक अस्थायी सदन है जिसके प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात निर्वाचन होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या 650 है, और किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए इन 650 में से स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना जरूरी है। और स्पष्ट बहुमत का अर्थ हो गया कि 326 मत कम से कम प्राप्त करना जरूरी है, जो कि 50% + 1। इसका जो सूत्र है, फार्मूला है, वो ये है कि जितनी भी स्थान होते हैं, जितनी भी सीट्स होती हैं संसद में, जितने भी स्थान हैं, उनका 50% + 1 सीट। तो यहां पर हम समझने के लिए 100 की संख्या ले लेते हैं। तो यदि संसद की कुल सदस्य संख्या 100 है, तो किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कम से कम 51 स्थानों पर विजय प्राप्त करनी जरूरी है। यहाँ हम यह देख रहे हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रतीक है, ये जो सर्कल है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रतीक है। इसमें ये एक सीधी रेखा है जो ये तय करती है कि ये आधा आधा बटा हुआ है, ये 50 और इधर ये 50। किंतु दोनों तरफ यदि 50 और 50 वोट किसी को मिल जाए तो कोई भी बहुमत या अल्पमत में नहीं है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि 50 से कम 1 अधिक, तो इधर 51 और इधर 49 हो सकते हैं। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि मान लिया किसी निर्वाचन में एक राजनीतिक दल ने 60 स्थानों पर विजय प्राप्त करी, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो केवल 40 स्थानों पर ही जीत पाए। तो यहाँ पर यह जो जीता हुआ बहुमत दल है, जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार का निर्माण करेगा, उसके बहुमत दल के नेता को जो राजा है वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। मैं फिर से बता दूं कि संसदात्मक शासन में ऐसा होता है कि प्रत्येक महानिर्वाचन के पश्चात जो बहुमत दल होता है, उसके नेता, बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है, और इस प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से सरकार के निर्माण में ब्रिटेन में 2 अभिसमय प्रचलित हैं। पहला अभिसमय कि राजा
संसद के निम्न सदन अर्थात कॉमन सभा के बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, जो कि प्रधानमंत्री बनेगा। और इस प्रधानमंत्री, दूसरा अभिसमय है, इस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत की गई सूची या प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से यह जो सत्ता पक्ष होता है, यह बहुमत दल होता है, यह कार्यपालिका का निर्माण करता है। यह एक जो इनर सर्कल है, ये संकेत है कार्यपालिका का। तो ये है व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका के भीतर ही यह कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ हो गया कि ये जो जीते हुए बहुमत दल के 60 सदस्य हैं, इन 60 में से जो है 1/10, ये भारत में जैसे ये है कि कम से कम जो 1/10 लोग हैं वो कार्यपालिका में आएंगे, तो लगभग यही रेशियो वहां पर भी रहता है। तो 60 में से कम 10 सदस्य जो हैं वो मंत्री परिषद या मंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री इनमें से अपने मंत्री परिषद का चयन करता है, और इस मंत्री परिषद के भीतर एक हम और देख रहे हैं, ये एक छोटा सर्कल है, वो प्रतीक है मंत्रिमंडल का। तो और यह जो एक बिंदु हम देख रहे हैं, यह प्रतीक है प्रधानमंत्री का। तो इस तरह से हम पूरा इस संसदात्मक शासन का जो केंद्र है वो प्रधानमंत्री होता है। इस प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राजा जो है वो मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल होता है विभिन्न विभागों के वरिष्ठ मंत्री या वरिष्ठ मंत्रियों का समूह, और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ही इनकी सहायता के लिए जो अन्य कनिष्ठ मंत्री होते हैं, उप मंत्री, राज्य मंत्री या संसदीय सचिव, उन सबको मिला करके मंत्री परिषद बनती है। ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद, और ये है कैबिनेट या मंत्रिमंडल, इसे सरकार कहते हैं। तो यह जो सरकार है, यह सरकार हम देख रहे हैं चित्र में जो इसकी स्थिति है वो ये है कि ये बहुमत दल के इस तरफ इन सदस्यों से बन रही है, और चित्र के भीतर के ये जो 60 सदस्य हैं, इनमें से ही इन सरकार का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से संसदात्मक शासन में ये जो व्यवस्थापिका है और ये जो कार्यपालिका है, इन दोनों का आपसी संबंध घनिष्ठतम होता है। व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाएगा। यदि किसी कारणवश इन 60 के जीते हुए 60 लोगों के अलावा बाहर के किसी व्यक्ति से किसी को मंत्री बना दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण कर ले। इसलिए कार्यपालिका के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य व्यवस्थापिका का भी सदस्य होना चाहिए। इस के आधार पर संसदात्मक शासन की कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहली विशेषता जिसका कि हमने अभी समझा है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठतम संबंध, जिसका अर्थ है कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाएगा। जो दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है राज्याध्यक्ष या राजा का पृथकत्व। यहां हम यह देख पा रहे हैं कि राजा व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। वह कार्यपालिका का अर्थ है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। राजा न तो इस कार्यपालिका का नेतृत्व करता है और न ही वह संसद का नेतृत्व करता है। तो राज्य का जो अध्यक्ष होता है वो तो राजा होता है ब्रिटेन में, या भारत में अभी हम बात करें तो राष्ट्रपति, और सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। इस तरह से
राज्याध्यक्ष का पृथकत्व होता है। इसी से निकली हुई अगली विशेषता है कि संसदात्मक शासन में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक यह नाम मात्र की कार्यपालिका जो कि राजा है, जिसके नाम पर सारा शासन चलाया जाता है, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री है, जो राजा के नाम पर समस्त कार्य करती है और सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोहरी कार्यपालिका होती है। तीसरा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये हम समझ ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री शक्ति का वो चुंबक है जिसकी तरफ ये सब पूरा का पूरा शासन तंत्र इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। प्रधानमंत्री की स्थिति संसदात्मक शासन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगली विशेषता, मंत्रियों का त्रिमुखी उत्तरदायित्व। पहला है वैधानिक। वैधानिक कहते हैं कानूनी उत्तरदायित्व। कानूनी रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राजा के मंत्री होते हैं, वो राजा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, राजा ही इनकी नियुक्ति करता है, इसलिए कानूनी रूप में ये राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए जब किसी कानून या किसी विधि पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, उसके पश्चात ही राजा के हस्ताक्षर होने चाहिए। अर्थात राजा के हस्ताक्षर से पहले किसी न किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो कानूनी दायित्व इनका राजा के प्रति होता है। इनका राजनीतिक दायित्व होता है संसद के प्रति, क्योंकि प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो जनता के द्वारा चुनी हुई इस संसद में से चुने जाते हैं। इसलिए वो अपने इस चयन के कारण वो इस संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये संसद का जब तक विश्वास रहता है तभी तक अपने ये पद पर रहते हैं। और तीसरा है अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, अर्थात इन मंत्रियों का आपस में एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। यदि कोई एक मंत्री गलती करता है उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ती है, इसलिए उसकी गलती का खामियाजा अन्य को न भुगतना पड़े, इसलिए उसे गलती पर त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जा सकता है। अगली विशेषता है लोक सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थ यह है कि ये सभी मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ये अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई एक मंत्री गलती करता है तो संसद के समक्ष ये गलती पूरी कार्यपालिका की मानी जाएगी और इस गलती के लिए पूरी कार्यपालिका को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगली विशेषता है मंत्रिमंडल को लोकसभा के विघटन का अधिकार। यहां हमने देखा कि लोकसभा यदि चाहे तो अविश्वास के आधार पर कार्यपालिका को बर्खास्त कर सकती है, किंतु कार्यपालिका के पास भी एक हथियार है कि वो एक यदि कॉमन सभा या लोकसभा कार्यपालिका के कार्यों में बार बार बाधा उत्पन्न करती है तो इनके पास भी यह एक महत्वपूर्ण हथियार है कि ये प्रधानमंत्री राजा को ये परामर्श दे सकता है कि आप लोक सदन को भंग कर दीजिए। तो राजा प्रधानमंत्री के इस परामर्श को मानने से इनकार नहीं कर सकता, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राजा लोक सदन को भंग कर देगा तो फिर से आम चुनाव होंगे। इस तरह लोक सदन भी अपने जीवन के लिए कार्यपालिका पर निर्भर करता है और कार्यपालिका भी अपने जीवन के लिए लोक सदन पर निर्भर करती है। अगली विशेषता है गोपनीयता। गोपनीयता का अर्थ है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ये जो कार्यपालिका है, इनकी लगभग प्रतिदिन बैठकें होती हैं। इनके बैठकों में क्या विचार विमर्श किया गया, क्या निर्णय लिया गया, यह निर्णय जो है वो गोपनीय रखे जाएंगे और इन विचार विमर्श को किसी के सामने भी उजागर नहीं किया जाएगा। यह देश की सुरक्षा के लिए और अन्य कारणों से बेहद जरूरी है
और कानून बना करके भी इस गोपनीयता के सिद्धांत की रक्षा की जाती है। अगली विशेषता है एकता और एकरूपता, जिसका अर्थ है कि बहुमत, ये जो कार्यपालिका के सभी सदस्य हैं ये एक ही प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं, सामान्यतः एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, इनकी एक जैसी विचारधारा होती है और ये एक ही प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ आकर के कार्य करते हैं। तो यह जो विशेषताएं हैं ये संसदात्मक शासन की ये 9 विशेषताएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। यही विशेषताएं जो है वो मंत्रिमंडलीय शासन की भी है और यही विशेषताएं प्रधानमंत्री प्रणाली की भी है, क्योंकि वास्तव में ये जो 3 जो सर्कल हैं इनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि संसदात्मक शासन जो है कालांतर में जो है वो मंत्रिमंडल ने महत्व ग्रहण कर लिया और संसदात्मक शासन का जो रूप है वो मंत्रिमंडलीय शासन के रूप में सामने आया और मंत्रिमंडलीय जो शासन है वो कालांतर में प्रधानमंत्री प्रणाली में बदल गया। अर्थात आज संसदात्मक शासन में प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है, अन्य मंत्री केवल उसके आदेशों का पालन करने वाले सहयोगी की भूमिका में होते हैं। इसलिए सत्ता के केंद्र की दृष्टि से संसद जो है उसका स्थान मंत्रिमंडल ने और मंत्रिमंडल का जो स्थान है वो प्रधानमंत्री ने ले लिया है। इसलिए यदि यह प्रश्न आता है कि संसदात्मक शासन की विशेषताएं बताइए तो यही विशेषताएं हैं। यदि यह प्रश्न आता है कि मंत्रिमंडलात्मक शासन की विशेषताएं बताइए तो यही विशेषताएं हैं और प्रधानमंत्री प्रणाली की भी यही विशेषताएं हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलीय प्रणाली संसदात्मक प्रणाली का ही दूसरा नाम है, केवल महत्व की दृष्टि से उन्हें यह नाम दिया गया है। धन्यवाद।